हमने रेडिएशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है उसका नाम है परवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ओके, परवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज हमारा आज का टॉपिक क्या है? परवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। किरचॉफ ने हमने पढ़ लिया था। परवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ओके, परवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। अच्छा, आपको मैंने पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ओके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी को याद है क्या? शुरू में पढ़ाया था। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ कहता है, एट 0 केल्विन नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। याद आया? शुरू में बताया था कि 0 केल्विन पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता, और एक केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। ओके, तो हमारा जो प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है कि हमेशा हमारे सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज होता है। ओके, तो जो जिसके पास हाई टेम्परेचर होगा वो हीट को देगा, जिसके पास लो टेम्परेचर होगा वो जिसके पास हाई टेम्परेचर होगा वो हीट को रिलीज करेगा। ओके, और जिसके पास लो टेम्परेचर होगा वो हीट को गेन करेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है ना कि जिसके पास ज्यादा टेम्परेचर होता है वो हीट को गेन भी करता है, हीट को लॉस भी करता है। ठीक है, और जिसके पास लो टेम्परेचर है वो भी हीट को गेन भी करता है, हीट को लॉस भी करता है। लेकिन जिसके पास हाई टेम्परेचर होगा वो हीट का लॉस ज्यादा करेगा कंपेयर टू हीट का गेन के कंपेयर में। उसी प्रकार से जो होता है हमारा, जिसके पास कम टेम्परेचर होता है वो हीट को ज्यादा गेन करेगा एज कंपेयर टू रिलीज। ओके, तो इसमें क्या करता है, देयर इज ऑलवेज द एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, ओके, एक्सेप्ट एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन को छोड़ करके हमारा सभी टेम्परेचर पे जो होता है हीट का एक्सचेंज होता ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरी बॉडी at any temperature so exchange of heat okay, every body at any temperature so exchange of heat except 0 Kelvin। ओके, तो 0 केल्विन को छोड़ करके हमारे सभी टेम्परेचर पर होता है क्या, हीट का हमेशा एक्सचेंज होता है, गेन भी होगा, लॉस भी होगा। हाई टेम्परेचर बॉडी हीट को ज्यादा लॉस करेगा एज कम्पेयर टू गेन, और जो लो टेम्परेचर बॉडी होगा वो हीट को ज्यादा गेन करेगा एज कम्पेयर टू लॉस। बस यही अंतर है। ओके, यही तो हमारा प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज का हमारा दूसरा पॉइंट लिखो। When a body of high temperature kept in the surrounding, then they will release the heat. Okay, when hot body kept in surrounding,
अच्छा, अगर हम किसी भी बॉडी को हॉट कर रहे हैं तो सराउंडिंग कैसा होगा? हॉटनेस या कोल्डनेस क्या एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है? कौन हॉट है कौन कोल्ड है, ये तो एक कंपेयर चीज है ना। ओके, तो अगर हम हॉट चीज को सराउंडिंग रखेंगे तो वो सराउंडिंग कैसा होना चाहिए? हमारा कोल्ड होगा। ओके, तो when hot body kept in the cold surrounding, then they will release more amount of heat as compared to gain. ओके, ये हो गया। इसी का जस्ट उल्टा, when cold body is kept in surrounding, तो जब हम cold body को surrounding में रखेंगे तो surrounding हमारा कैसा होगा? hot होगा। when cold body kept in surrounding, ये जो होगा हमारा सराउंडिंग कैसा होगा? तो अगर बॉडी कोल्ड है तो हमारा सराउंडिंग हॉट होगा। देन it will gain more amount of heat as compared to loss. ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ लॉ में हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? इमिसिविटी एट वेवलेंथ लैम्डा एंड एब्जॉर्प्टिविटी एट वेवलेंथ लैम्डा। तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर एंड द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, ये क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, ये चीज मैंने पढ़ा था। तो हम मानते हैं एट अ टेम्परेचर टी, एट अ टेम्परेचर T1 हमारा ई लैम्डा 1 और ए लैम्डा 1 है, और एट टेम्परेचर T2 हमारा क्या इमिसिविटी है? ए लैम्डा 2 और ए लैम्डा 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए लैम्डा 1 डिवाइड बाय ए लैम्डा 1 इज इक्वल टू ई लैम्डा 2 डिवाइड बाय ए लैम्डा 2। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फ्रॉनहोफर 9। फ्रॉनहोफर 9। ओके, टॉपिक लिख लिया आपने? देखो, इसके हम चर्चा करते हैं। इसमें दो चीजें होती है, एक होती है इसमें फोटोस्फीयर,
और दूसरी चीज होती है क्रोमोस्फेयर। तो देखो फोटोस्फेयर बोलते हैं सन का सेंटर को, सन को बोलते हैं। ओके, और क्रोमोस्फेयर क्या होता है आपका? एटमॉस्फेयर। तो देखो अगर सन से कोई भी लाइट आ रहा होता है तो एटमॉस्फेयर कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लाइट को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? ब्लैक बन जाएगा, ब्लैक लाइन शो करेगा। ओके, तो आपको क्या लगेगा कि कोई भी आपका व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पे क्या ब्लैक ब्लैक जो होता है वो लाइन है। अगर सोलर इक्लिप्स आ जाए मतलब सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण में सब काला हो जाएगा। तो आप देखो दो लाइट एब्जॉर्ब किया वो हमारा एटमॉस्फेयर, वो क्या करेगा? लाइट को इमिट करेगा। ओके, तो वहां पे क्या देगा? हमको ब्राइट लाइन देगा। समझ रहे हैं? देखो जब सन से ज्यादा रोशनी आ रहा है तो एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब कर लिया कुछ लाइट को, तो जिसको वो एब्जॉर्ब किया वो हमारा क्या शो करेगा? डार्क नाइट। और दो जब सोलर इक्लिप्स होगा तब हमारा वो क्या करेगा? सन सन का लाइट तो अब आ नहीं रहा है सोलर इक्लिप्स में, तो जो एटमॉस्फेयर जो लाइट हमारा इमिट करेगा वो हमारा होगा ब्राइट लाइन, और इसी को कहते हैं हम लोग फ्रॉनहोफर लाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एट दैट टाइम when sunlight is coming, then it is absorbed by atmosphere and so some black line। ओके, अब यही चीज सोलर इक्लिप्स में, सोलर इक्लिप्स में जस्ट उल्टा हो जाएगा। इन सोलर इक्लिप्स sunlight is not able to reach earth in solar eclipse. Sunlight is not able to reach earth, but then atmosphere will start radiating some light is called some light। सम यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लाइट की जगह पे आप लिखो सम व्हाइट लाइट। दिस इज कॉल्ड फ्रॉनहोफर लाइन। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज लिखो स्टीफन कांस्टेंट। इसको स्टीफेंस लॉ बोलते हैं, स्टीफेंस लॉ लिखो नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टीफेंस लॉ में जो कांस्टेंट आ जाता है उसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो हमने आपको ब्लैक बॉडी बताया था, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है?
ओके, तो ब्लैक बॉडी में आपको बताया था गुड एब्जॉर्बर और गुड इमीटर, ओके। तो अगर हम किसी भी ब्लैक बॉडी को, जैसे हमारे पास कोई भी एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, तो अगर हम इसको रख देंगे हॉट हॉट टेम्परेचर में, इसको अगर हमने क्या रख दिया हॉट टेम्परेचर पे, ओके, तब ये मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम हीट एनर्जी जो भी है हमारा, ओके। और यही हमारा जो ब्लैक बॉडी है, इसको हम रख देते हैं कोल्ड टेम्परेचर पे, ओके। ये हुआ हमारा ब्लैक बॉडी, और इसको हमने क्या रख दिया कोल्ड सराउंडिंग में, तब ये क्या करेगा, रिलीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, ओके, ये हम कर सकते हैं। तो अब देखो यह जो हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और हीट जो रिलीज कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, ओके। तो देखो कोई भी ब्लैक बॉडी है, यहाँ पे हमारा कोई भी यहाँ पे ब्लैक बॉडी है, ओके, हम मानते हैं इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी कितना है T, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी T है, ठीक है, टेम्परेचर तो ब्लैक बॉडी का वो T है, तो ये कितना एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, ओके। तो एनर्जी रिलीज करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा T पे पावर 4 का। ये किसने बताया था, स्टीफन साहब ने कहा था, स्टीफन लॉ है, ओके। स्टीफन साहब ने यह चीज पाया अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो भी एनर्जी जो हमारा नीड हो रहा है वो टेम्परेचर का पे पावर 4 है, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर हमारा केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए, या डिग्री फ़ारेनहाइट में नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा एनर्जी है कितना होता है T पे पावर 4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब देखो अब एरिया ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस, क्योंकि अगर आप घर पे खाना कोई कोई बनता है तो ठंडा करना होता है, तो क्या करते हैं थाली में निकाल के छोड़ देते हैं, तो थाली में निकालने से क्या होता है कि वो जो होता है उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, जो भी हमारा चावल है चावल का सरफेस एरिया बढ़ गया तो हीट लॉस ज्यादा होगा, तो वो ठंडा ज्यादा होगा, तो हमारा एनर्जी का जो लॉस होगा वो एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। और टेम्परेचर से देख सकते हैं कि अगर कोई चीज को ठंडा करना है, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी गर्म ठंडा में गर्म पानी किए नहाना है, तो पहले ठंडा पानी में गर्म पानी में नहीं, गर्म पानी में ठंडा पानी में रहेगा, देखिए जब आप गर्म पानी में ठंडा पानी में रहेगा, जब अब गर्म पानी बाल्टी पर रखें अब तसला में, दोनों मेरी कहानी को पहले सुनिए, आपने क्या किया पानी को गर्म किया एक तसला में, फिर आपने क्या किया कि पहले गर्म पानी बाल्टी में रख दिया, ठीक है, पानी को गर्म पानी को बाल्टी में रखा, तब टेम्परेचर का तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा गर्म पानी का, तो हीट का जो लॉस होगा वो ज्यादा होगा, तो वो ठंडा जल्दी होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो जल्दी ठंडा होगा। लेकिन हमने क्या किया कि पानी को गर्म किया, तो पहले मैंने क्या किया आधा बाल्टी पानी ठंडा पानी लगा, अब उसमें गर्म पानी मिलाया, तब उसमें क्या होगा कि जो टेम्परेचर जो है अब आ गया हमारा कितना कम टेम्परेचर होगा, ठंडा पानी में गर्म पानी मिलाएंगे तो हमारा टेम्परेचर शुरू में एक बाल्टी का टेम्परेचर कम हो गया, तो अब वो सराउंडिंग में जो लॉस होगा हीट का वो कम होगा कंपेयर टू प्रीवियस वन, समझ आया। इसलिए ठंडा में जब भी हम गर्म पानी नहाते हैं तो पहले ठंडा पानी रखते हैं आधा बाल्टी, फिर इसमें गर्म पानी डालते हैं ताकि हम कुछ करने भी जाए
मतलब कुछ भी साबुन से हमको नहाने जाए तो वहां पे है हमारा जो पानी कम ठंडा हो। ओके, तो एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर पे पावर 4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ओके, एक कहानी समझ आया? हाँ, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये आपको एक स्टोरी सिखाया। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यही स्टीफन साहब ने कहा था। ओके, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और टी पे पावर 4। ओके, और कोई भी प्रोपोर्शनल फिजिक्स में कोई भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लिखते हैं। तो इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी का मान सिग्मा ए टी पे पावर 4 और इसी को बोलते हैं हम लोग स्टीफन कांस्टेंट। ओके, कोई जरूरी नहीं कि हम के लिखेंगे, उसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं। तो जैसा 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 चैप्टर पढ़ते हैं, दो साइंटिस्ट ने उसको खोजा, उसी के नाम पे हमने कोई कांस्टेंट रख दिया। ओके, तो इसको स्टीफन साहब ने इसको खोजा था, रिसेंटली हमने क्या कर दिया, स्टीफन कांस्टेंट नाम लिख दिया। अगर आप खोदिएगा तो हम रख देंगे क्वेश्चन कांस्टेंट। ओके, कोई नया चीज है? तो साइंटिस्ट ने जैसा खोजा तो अपने नाम पे उसने एक कांस्टेंट रखा जिसका नाम है स्टीफन कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट है तो इसका मान तो फिक्स होगा। ओके, तो स्टीफन कांस्टेंट का मान कितना होता है हमारा, 5.67 इंटू 10 पे पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। तो जो एनर्जी क्या है पता है आपका, एक टका एक पावर है, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है। तो एनर्जी की बात कर रहे हैं वो आपका क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम आया है, एनर्जी पर यूनिट टाइम है एक्चुअली में। ओके, इसलिए इसका जो कांस्टेंट आया कितना है, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। तो कभी कभी डायमेंशन भी आपसे पूछ सकता है। ओके, अब देखो ये ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी है तो इसका जो इमिसिविटी का जो होगा वैल्यू कितना होगा, इमिसिविटी का जो वैल्यू होगा इसका कितना होगा, 1 होगा, अगर ये ब्लैक बॉडी होगा तो। ओके, तो हमने ब्लैक बॉडी की बात की है तो, लेकिन अगर ये ब्लैक बॉडी ना हो, ये क्या होता है हमारा ग्रे बॉडी। तो ग्रे बॉडी का क्या होगा हमारा, जब ग्रे बॉडी होगा तो ई का मान कितना होगा, 1 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। तो जो हमारा एनर्जी पर यूनिट टाइम आया वो कितना आएगा हमारा, सिग्मा ए ई टी पे पावर 4। यही हो गया हमारा एनर्जी का लॉस, एनर्जी का गेन, इस पे डिपेंड करेगा। इसमें कोई दिक्कत? आपने क्या बोला, लिखा 0 से ज्यादा 1 से कम। ओके, 1 नहीं है, ई है, सॉरी, ई है एक्चुअली, ई है, गलती से लिखा गया। अच्छा, सिग्मा ए टी पे पावर 4, ई का मान कितना होगा, 0 से ज्यादा होगा 1 से कम होगा ग्रे बॉडी के लिए, और ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है। अब सुनाया? आगे बढ़े? अच्छा, अब देखिए हम यहाँ पे 2 चीज देते हैं। अगर हम मानते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है टी नॉट है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है हमारा टी नॉट है, और जो ब्लैक बॉडी है, जो भी हमारा जो बॉडी है, ठीक है, तो कोई भी हमारा सिंपल सा कोई भी ग्रे बॉडी है, ठीक है, तो ग्रे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारा कितना है, वो हम एज्यूम करते हैं कितना है, टी है। ओके, तो अगर ब्लैक बॉडी अगर हीट को इमिट कर रहा है,
तो इसका मतलब क्या होता है, टी का मान ज्यादा होगा टी नॉट से, तभी ना बॉडी जो है हीट को इमिट करेगा। टी का मान कितना हुआ हमारा, टी नॉट से ज्यादा हुआ, ठीक है। तब देखो, तो जो आपका जो यहाँ पे ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी यहाँ पे कोई भी ग्रे बॉडी मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कोई भी हमारा ग्रे बॉडी है, ये हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ओके, ये हीट को रिलीज करेगा ब्लैक बॉडी, चाहे ग्रे बॉडी जो भी हमारा है। तो जो हीट को रिलीज करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर टी है, तो इसका मान कितना आएगा, सिग्मा ए ई टी पे पावर 4, ओके। और यह अब सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, तब तो टी नॉट के कारण क्या करेगा, हमारा जो ग्रे बॉडी है वो हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। ग्रे बॉडी हीट को गेन करेगा, दोनों करता है, हीट को गेन भी करता है, लॉस भी करता है, दोनों करता है। आपको पता है ना कि गुड एब्जॉर्बर आर द गुड इमिटर, इसका मान होगा सिग्मा ए ई टी नॉट पे पावर 4। ब्लैक बॉडी से ग्रे बॉडी के बारे में बात किए हैं, तो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा इमिट करेगा। जो जितना अच्छा पढ़ेगा वही ना उतना अच्छा जवाब दे सकता है एग्जाम में, जो नहीं पढ़ेगा वो जवाब कैसे देगा। तो जो एब्जॉर्ब करेगा वही ना इमिट करेगा। अब जिसके पास एब्जॉर्ब करने की क्षमता ही नहीं है, वो क्या किसी के सामने प्रस्तुत कर सकता कि मैंने ये याद किया। ओके, तो हमने क्या अज्यूम किया कि टी नोट है सराउंडिंग का टेम्परेचर, और टी नोट जो है टी से कम है, ओके। तो टेम्परेचर टी के कारण जो हमारा ग्रे बॉडी है वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी टेम्परेचर टी के कारण हीट को रिलीज करेगा। जो टेम्परेचर हमारा कितना है ग्रे बॉडी का, सिग्मा ए टी पावर 4, और ग्रे बॉडी जो है और हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर टी नोट है, तो उसके कारण तो ग्रे बॉडी हीट को गेन करेगा, तो कितना करेगा, सिग्मा ए टी नोट पे पावर 4, ओके। और हमको पता है हमने क्या किया, टी जो है आपका बड़ा है टी नोट से, ओके। तो टी बड़ा है तो क्या करेगा, सिग्मा ए ई टी पे पावर 4 माइनस सिग्मा ए ई टी नोट पे पावर 4। तो ये हमारा क्या हुआ, नेट हीट एक्सचेंज, नेट हीट का एक्सचेंज हुआ। तो ये एक्सचेंज कैसा होगा, रिलीज करेगा कि गेन करेगा। तो टी बड़ा है टी नोट से, तो यहाँ पे क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, ओके। तो ये तो हमको आपको पहले बताए थे कि एक ब्लैक बॉडी दोनों करता है, हीट को गेन भी करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इसको हम कोई भी कौन टेम्परेचर में रखेंगे तो नेट हीट का जो क्या करेगा, लॉस होगा वो कितना होगा, ओके। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, नेट हीट लॉस बाय ग्रे बॉडी कितना होगा, सिग्मा ए ई टी पे पावर 4 माइनस टी नॉट पे पावर 4, ओके। और ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए, ओके। तो अगर हम यहाँ पे ग्रे बॉडी की बात किए, ठीक है, तो यही अगर ब्लैक बॉडी होता तो क्या होता, नेट हीट लॉस बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के द्वारा नेट हीट लॉस कितना होगा, तो यहाँ पे ई का मान कितना होगा, 1 होगा। तो सिग्मा ए टी पे पावर 4 माइनस टी नॉट पे पावर 4, ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, फैक्टर अफेक्टिंग हीट एक्सचेंज। फैक्टर अफेक्टिंग हीट एक्सचेंज,
तो कौन कौन सा फैक्टर जो है आपका हीट को एक्सचेंज में मदद करेगा? तो पहला फैक्टर देखो, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा हमारा? सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ ग्रे या ब्लैक बॉडी। टेम्परेचर ऑफ ग्रे और ब्लैक बॉडी। नेचर ऑफ द बॉडी, हमारा बॉडी कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। इमिसिटिविटी पावर जो है हमारा, ई का मान किस पे? बॉडी का नेचर पे भी डिपेंड करता था। नेचर ऑफ बॉडी। और चौथा हमारा एरिया पे भी डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ बॉडी। और जो भी एरिया की बात करते हैं वो क्रॉस सेक्शन एरिया ही होता है। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? देखो, कोई दिक्कत नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, ठीक है, 5 मिनट है, उतना में हो जाएगा। देखो, अगर एक कोई हमारा एक बॉडी है, बॉडी ए, उसका टेम्परेचर कितना? θ1 है। एक दूसरा, ओके, और इसको हमने रख दिया, आज सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना? θ0 है। θ0 क्या? सराउंडिंग का टेम्परेचर। ओके, तो इसको हम कोई भी हॉट बॉडी को कौन टेम्परेचर में रखेंगे तो वो क्या करेगा? इसका टेम्परेचर लॉस होगा, फिर इसका टेम्परेचर दोटा θ1 से होगा θ2। ओके, 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 तो हमारा कितना होगा? टेम्परेचर कितना होगा? θ1 से होगा θ2 पे। ठीक है, तो जो यहाँ पे हीट का लॉस हो रहा है वो कैसा होगा? तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? dq बाय dt कितना होता है हमारा? सिग्मा ए टी पे पावर 4 माइनस T0 पे पावर 4। ओके, इतना ही होता है, अभी भी हमने पढ़ा था। तो इसी को कंपेयर करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोर्ड कर सकते हैं, बोर्ड ने करने की जरूरत नहीं है। ओके, ना जेई मेन में भी जरूरत नहीं पड़ेगा और नीट में भी जरूरत नहीं पड़ता उतना। ओके, तो बेशर्ते आपको यह सीखो कि dq बाय dt होगा वो कितना होगा ना, कोई एक कांस्टेंट रखो यहाँ पे के, ठीक है, और यहाँ पे होता थीटा मीन माइनस थीटा सराउंडिंग। ओके, थीटा मीन माइनस थीटा सराउंडिंग बराबर होता है। ठीक है, और इस के का मान कितना होगा? सिग्मा ए टी पे पावर 3। इसको अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा? सिग्मा ए टी पे पावर 3 के आसपास कुछ होता है। हाँ, T0 पे पावर 3 इतना होता है हमारा के का मान। इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट उतना करेंगे तो के का मान हमारा इतना आएगा, सिग्मा ए T0 पे पावर 3। वो उतना डिफरेंशिएट अभी टाइम भी नहीं है और उतना जानने की जरूरत भी नहीं है।
तो dq बाई dt कितना होगा k थीटा मीन माइनस थीटा एस, और यहाँ पर dq का मान कितना होगा आपका ms डेल्टा थीटा। ओके, यहाँ पर dq का मान पुट कर देंगे ms d थीटा बाय dt इज इक्वल टू k थीटा मीन माइनस थीटा सराउंडिंग। ओके, तो यहाँ से जो आया आपका थीटा टी, ओके, यहाँ पे कितना आ गया आपका थीटा टी बाय डी थीटा टी इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी नॉट पे पावर 3 डिवाइड बाय एम एस, और यहाँ पे कितना होगा थीटा मीन माइनस थीटा सराउंडिंग। तो इसको एक पूरा एक कांस्टेंट मानते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग, कुछ भी लिख सकते हैं के। ओके, ये पूरा को यहाँ पे के डैश लिखो और यहाँ पे इसको लिखो के, ठीक है। तो ये पूरा को एक कांस्टेंट के मानते हैं, और ये के का मान होता है सिग्मा ए टी नॉट पावर 3 डिवाइड बाय एम एस। तो यहाँ पर सीधा लिख दो डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू के थीटा मीन माइनस थीटा सराउंडिंग, और इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हमारा फॉर्मूला इतना ही आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, और यहाँ जो थीटा मीन का जो मान होगा वो कितना होगा हमारा थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय 2। ओके, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ, तो हमारा वेवलेंथ कितना है, तो देखो हमारा लाइट होता है लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, और बी को बोलते हैं बीन्स कांस्टेंट। ओके, और बीन्स कांस्टेंट का मान और क्या था वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए केल्विन में होना चाहिए। ओके, ये होता है हमारा बीन्स कांस्टेंट का बराबर, और इसका मान जो आता है 2.89 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 मिली केल्विन। ओके, सॉरी मिली मिली मीटर केल्विन मीटर केल्विन मीटर केल्विन